हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल वर्सेटाइल जीव विज्ञान। इस चैनल में हम आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे और ये NCERT बेस्ड होगी। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, मेरी आप लोगों से एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो की इन्फॉर्मेशन है आपको मिल सके। और बेल आइकन को प्रेस करके उसके नोटिफिकेशन में ऑल पर क्लिक कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर भी अपलोड किया जाए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगता है या वीडियो के रिगार्डिंग आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का टॉपिक क्लियर करते हैं। आज हम क्लास 11 के चैप्टर 1 जीव जगत के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो आपने इसका थंबनेल ऑलरेडी देखा होगा कि जो वीडियो आप देखने के बाद बायोलॉजी आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, तो डेफिनेटली आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको बायोलॉजी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखिए, मेरा मानना है कि कोई सब्जेक्ट आपको कमज़ोर, या आप कह सकते हैं कमज़ोर कोई नहीं होता है। ये बात होती है कि आपको इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में होता है, किसी में इंटरेस्ट नहीं होता है। जनरली इंटरेस्ट हमारा उसमें होता है जो चीज़ हमें अच्छे से आती है। जैसे किसी किसी की मैथ्स स्ट्रांग होती है, किसी की साइंस होती है, ठीक है, किसी की बहुत से सब्जेक्ट सबकी अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन बात ये होती है ना, हमें कोई चीज़ तब इसमें इंटरेस्ट आता है जब वो चीज़ हमें अच्छे से आती है। जैसे मैथ्स है, किसी की मैथ्स स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि उसको मैथ्स के सम्स उसने लगाया, सॉल्व नहीं किए, आ नहीं रहे, आंसर नहीं आ रहे, तो उसको क्या इंटरेस्ट नहीं आता है। और जब वो चीज़ें हमें अच्छे से आती हैं तो हमें उसमें इंटरेस्ट आता है और वो सब्जेक्ट हमारा फेवरेट बन जाता है। तो अगर बायोलॉजी की बात करें तो मेरी कोशिश ये रहेगी आपको एक एक पॉइंट क्लियर करें और सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर करें, जिससे कि अगर आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है या आपको पसंद नहीं है तो डेफिनेटली आप ये वीडियो देखेंगे तो आपका फेवरेट बन जाएगा। क्योंकि आपको सारी चीज़ें आएंगी, आप अच्छे से सब समझ पाओगे, तो फिर आपको क्यों नहीं पसंद आएगा, बिल्कुल पसंद आएगा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट ज़रूर बन जाएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। वैसे आपको पता होगा बायोलॉजी के बारे में जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि जो जीव विज्ञान होता है उसमें क्या हम जीवों का अध्ययन करते हैं। और जीव विज्ञान के पिता अरस्तू को कहा जाता है। ठीक है, जीव विज्ञान की 2 ब्रांचेस होती हैं, एक तो होती है जंतु विज्ञान और दूसरी होती है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान का पिता अरस्तू को कहा जाता है, मतलब जीव विज्ञान के पिता भी अरस्तू हैं और जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तू हैं। और वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं चैप्टर की। तो सबसे पहले चैप्टर का पॉइंट है कि जीव क्या है। जनरली हम ये मानते हैं कि जो जीव सांस ले रहा है वो जीव जीवित है, और जो सांस नहीं ले रहा है वो निर्जीव है। जनरली हम यही मानते हैं। लेकिन अगर हम साइंस के टर्म में बात करें तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गए हैं, इनके आधार पर हम ये निर्णय करते हैं कि हाँ, कौन सा जीव जीवित है, कौन सा निर्जीव है। जीव क्या है, आखिर हमें पता कैसे चलता है कि जीव क्या है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि वृद्धि, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका वृद्धि। देखिए, वृद्धि आपको पता है कि अगर हम बात करें मनुष्यों की तो मनुष्य क्या जब मनुष्य क्या जब वो जन्म लेता है, कोई भी इंसान, तो सबसे पहले बहुत छोटा होता है। ठीक है, वो चल फिर नहीं पाता है, तो उसकी वृद्धि धीरे धीरे होती है। वो उसकी जो स्थिति होती है, जो उसकी अवस्था उस वक्त होती है, उसको क्या कहते हैं? शैशवावस्था कहते हैं, इन्फेंसी स्टेज। इस स्टेज में बच्चा एकदम छोटा होता है, चल फिर नहीं पाता है, फिर उसकी धीरे धीरे वृद्धि होती है, तो वो शैशवावस्था से पहुंचता है बाल्यावस्था में। थोड़ा बड़ा हो जाता है, चल फिर लेता है, स्कूल जाने लगता है, चीज़ें पकड़ने लगता है, और मतलब आसपास का उसको ज्ञान होने लगता है। फिर धीरे धीरे वो बाल्यावस्था से जाता है किशोरावस्था में, मतलब इतना बड़ा हो जाता है, दोस्ती करने लगता है अपने फ्रेंड सर्कल में, उसको मतलब स्कूल अच्छे से जाने लगता है, बड़ी क्लास में पहुंचता है, चीज़ों को समझने लगता है। फिर बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था आती है, किशोरावस्था के बाद फिर आती है उसकी युवावस्था के बाद फिर वृद्धावस्था। इस तरह से जो उसके जीवन चक्र जो चलता है उसमें विभिन्न अवस्थाएं आती हैं और उसके शरीर में धीरे धीरे वृद्धि होती है। लेकिन अगर हम बात हाइट की करें तो हाइट सिर्फ एक निश्चित उम्र तक ही बढ़ती है, इसके बाद हाइट नहीं बढ़ती। लेकिन उसके जो शरीर में वृद्धि है, जैसे वो मोटा हो रहा है या पतला हो रहा है, शरीर में तमाम बीमारियां हो रही है, मतलब वृद्धि तो बीमारियां तो वृद्धि में नहीं आएंगी, लेकिन जो उसके शरीर में मोटापा होना या पतला होना, इस तरह की जो चीज़ें होती जो वृद्धि हो रही होती है, वो ज़रूर उसकी वृद्धि में आती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम कह दें कि किसी जीव में वृद्धि हो रही है तो वो जीवित है, और अगर किसी जीव में वृद्धि नहीं हो रही है तो वो निर्जीव है, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि वृद्धि केवल जीवित जीवों में नहीं होती है, निर्जीवों में भी वृद्धि होती है।
जैसे कि अगर हम बात करें रेत के टीले की, तो रेत के टीले जैसे आपको पता ही है कि हवा चलती है और वायु जब चलती है तो रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लाती है, तो उससे क्या होता है, वहाँ पर जो रेत जमा होती जाती है, इस तरह से उसमें वृद्धि होती है। अब वृद्धि तो यहाँ भी हो रही, तो क्या रेत का टीला जीवित है? तो बिल्कुल गलत, रेत का टीला जीवित नहीं है। इसीलिए वृद्धि को ऐसा कैरेक्टर माना गया है जो जीवित में भी होता है, निर्जीव में होता है। इसलिए वृद्धि के आधार पर किसी के जीवित या निर्जीव होने की गणना नहीं की जा सकती। वृद्धि एक अपवाद लक्षण है। अब जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है जनन। तो देखिए, जीवों में जनन होता है, तो कुछ जीव होते हैं जिसमें जनन होता है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें जनन नहीं होता है। तो जनन को भी ऐसे ही जीवों की कैटेगरी, ऐसे ही लक्षण की कैटेगरी में डालते हैं, जो कि जनन के आधार पर किसी जीव के जीवित या निर्जीव होने का हम गणना नहीं कर सकते जनन की, कि हाँ ये जीव जीवित है, इसमें जनन हो रहा है तो ये जीवित है, अगर जनन नहीं हो रहा है तो जीवित नहीं है। क्योंकि कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें जनन नहीं होता है। ठीक, अभी इसके बारे में हम एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना। देखिए, जीव क्या है, हमारे वातावरण में बहुत से ऐसे जीव है जो वातावरण के अनुसार ही ढल जाते हैं। जैसे वातावरण अगर जैसे कि आपको पता ही होगा कि छुई मुई का प्लांट होता है, ठीक है, उसको अगर टच कर दो तो वो बंद हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो वो अब जो टच के प्रति क्या होता है, वो सेंसिटिव होता है। तो वातावरण में बहुत से ऐसे जीव होते हैं जो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे वातावरण के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और उसके अनुसार ही अपने आप को, उसके अनुकूल अपने आप को क्रिया करते हैं और वैसे ही ढाल लेते हैं। अब जैसे हम अपने आसपास देखें तो बहुत से जीव है, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, बंदर हो गया। तो जब सर्दियों का मौसम आता है तो कोई भी मनुष्य है वो बिना स्वेटर शॉल के नहीं रह पाएगा। लेकिन ये जो जीव होते हैं ये स्वेटर शॉल तो पहनते नहीं हैं, लेकिन हाँ इनका शरीर मतलब यानी इनकी बॉडी ने अपने आप को एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग ऐसा एडजस्ट कर लिया होता है कि इस अपनी बॉडी को सिकोड़ लेते हैं। इनको ठंड नहीं लगती है सर्दियों में, मतलब उन्हें ठंड तो लगती मतलब कि, लेकिन हम लोग की तरह शॉल या कंबल ओढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इनकी बॉडी क्या है, ये नेचुरली, इनको ये चीज़ ना नेचुरली मिली है कि ये किसी वेदर के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं, उसके अनुकूल क्रिया करते हैं। नेक्स्ट है उपापचय। तो हमारे शरीर में बहुत सी विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जैविक रासायनिक क्रियाएं होती हैं, ये भी जीवों का लक्षण है। ठीक है, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, अपने जैसे जीवों की बनाना, उनको संगठित करना, विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं करना, ये सभी जीवों के लक्षण हैं। बहुकोशिक जीव, जो मल्टी सेलुलर जीव होते हैं, उसमें जनन का अर्थ है अपने जैसी संतति उत्पन्न करना। जो मल्टी सेलुलर जीव होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है कि अपने ही जैसी जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता। जिसके अभिलक्षण लगभग उसे अपने माता पिता से मिलते हैं। उसके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो बिल्कुल उसके पेरेंट्स से मिलते हैं। और ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें सेक्सुअल व असेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन मिलता है। अब एग्जाम्पल दिया गया है फंजाई, यानी कि कवक में लाखों अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, अब हमने जब आपको बोला था ना जनन के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल देंगे, तो देखिए कुछ जीव ऐसे हैं जो जनन नहीं करते हैं, खेसर या खच्चर, बंदे कामगार, मधुमक्खी। तो जो खेसर, आपको पता होगा कि मेल डंकी और फीमेल हॉर्स के क्रॉस कराने से जो म्यूल खच्चर यानी पैदा होता है, वो क्या होता है, उसमें जनन नहीं पाया जाता, उसमें कभी भी जनन नहीं होता है, लेकिन वो जीवित है। ठीक है, बंदे कामगार या मधुमक्खी, आपको पता ही होगा कि जो मधुमक्खी है, एक रानी मधुमक्खी होती है और एक वर्कर मधुमक्खी होती है। तो वर्कर मधुमक्खी का जैसे नाम ही है वर्कर, सिर्फ वो काम करने के लिए होती है, शहद इकट्ठा करना, लाना वगैरह वगैरह इस तरह के काम करती है। और जो रानी मक्खी होती है उसका काम जनन करना होता है। लेकिन जीवित ड्रोन मक्खी भी है और वर्कर मक्खी भी है और जीवित रानी मक्खी भी है और जीवित जो म्यूल खच्चर है वो भी जीवित है। तो क्या वो उनमें जनन नहीं हो रहा है, तो क्या हम ये कह दें कि वो निर्जीव है, यानी उनमें जीवन नहीं है? तो इसीलिए वृद्धि और जनन दो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनको अपवाद माना गया है कि इनके आधार पर जीवित जीवों का गणना नहीं की जाएगी कि हाँ ये जीव जीवित है या निर्जीव है। क्योंकि जनन ऐसे जीवों में भी होता है जिनमें जनन नहीं होता, वो जीवित भी है, और उनमें जनन नहीं होता है
फिर भी वो जीवित है, और जनन होता है तब भी वो जीवित है। यानी कि दोनों चीज़ें इसमें, जनन नहीं भी होता तब भी वो जीवित है, और जनन होता है तब भी जीवित है। इसलिए जनन को आप अलग ही मतलब अपवाद ही मान के रखिए। जबकि कोई भी निर्जीव वस्तु जनन अथवा अपनी प्रतिलिपि बनाने में अक्षम है, और जो कोई निर्जीव वस्तु है अपने जैसी प्रतिलिपि या इमेज बनाने में सक्षम नहीं होती है। जीवों का दूसरा लक्षण उपापचयन है। सभी जीव रसायनों से बने होते हैं जो अनवरत जैव अणुओं में बदलते हैं और उनका निर्माण करते हैं। जीवों का जो दूसरा लक्षण क्या होता है, वो उपापचयन होता है। पहले लक्षणों के बारे में सब बता दिया, जो दूसरा है उपापचयन है। सभी जीव रसायन से बने होते हैं, उनमें अनवरत लगातार विभिन्न जैव अणुओं में बदलते हैं और विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाएं होती है। कोई भी जीव, चाहे वो एक कोश की हो यानी यूनिसेलुलर हो, या मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोश की हो, उनमें हजारों उपापचयी क्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं। सभी, नेक्स्ट पॉइंट है कि सभी पौधों प्राणियों में फंजाई तथा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में उपापचयी क्रियाएं होती हैं। किसी भी निर्जीव में उपापचयी क्रियाएं नहीं होती। देखिए, जो उपापचयी क्रियाएं होती, चाहे वो फंजाई हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, लगभग सभी जीवित जीवों में उपापचयी क्रियाएं होती हैं, लेकिन निर्जीव में नहीं होती है। नेक्स्ट है जीव जगत में विविधता। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव जो हम देखते हैं किसी एक जाति के प्रतीक है। हमारे वातावरण तो आप जानते हैं कि हमारा देश में विविधता है, यानी कि बहुत सारे जीव जंतु पौधों की बहुत सारी स्पीशीज यानी कि जातियां पाई जाती हैं, इसीलिए तो उनको विभिन्नता कहते हैं, विविधता कहते हैं। तो ये किसी एक जाति के प्रतीक है। अब तक ज्ञात तथा वर्णित स्पीशीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। देखिए, इतने सारे जीव हैं, लेकिन जो अभी जो अंदाज़ा लगाया गया, जो मतलब इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके अकॉर्डिंग लगभग 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन तक इन स्पीशीज़ की संख्या है। हम इसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं इंग्लिश में। पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा उनके टाइप यानी कि उनके प्रकार कहते हैं। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है, जिससे वह अपने नाम से, उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। देखिए, प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है। मानक नाम रखा इसलिए जाता है कि जैसे किसी जीव का कोई नाम रख लिया गया किसी जगह, तो उसको इंटरनेशनल लेवल पर हर जगह उसका नाम एक ही होना चाहिए, ताकि किसी तरह की भ्रम की स्थिति ना फैले। जैसे अगर हम लोग, अगर एग्जांपल के तौर पर अगर मानव की बात करें, तो जैसे हम लोग जनरली, हम लोग का घर में एक नाम होता है, ठीक है। हम लोग प्यार से हमारी फैमिली मेम्बर्स को कुछ भी चिंटू, मिंटू, पिंटू कुछ भी नाम रख लेते हैं, मतलब प्यार से फैमिली मेम्बर्स कहते हैं वो, और फैमिली मेम्बर्स ही उसको उस नाम से बुलाते हैं। लेकिन अगर जो घर का नाम होता है चिंटू, मिंटू या पिंटू, तो आप कहीं बाहर जाते हो तो वो चिंटू, मिंटू, पिंटू नाम से तो नहीं बुलाया जाता है, वो उसका एक निक नेम हो गया ना, उसको उसके फैमिली मेम्बर्स हो गए, उसके जान पहचान के लोग हो गए, वो उसको प्यार से उस नाम से बुलाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, वो कभी भी जैसे किसी स्कूल में एडमिशन ले रहा है, कहीं कॉलेज में ले रहा है, कहीं उसकी जॉब लगती है, तो वो जो उसका एक मानक नाम रखा जाता है, उसको मानक नाम बोल दे तो उसमें कुछ बुराई नहीं है। तो उसका जो मानक नाम होता है, इसमें उसका नाम लिखा जाता है। एडमिशन लेगा वहाँ पे उसका जो नाम चलता है, वही मतलब उसके जितने भी उसके मार्कशीट हो गई, कहीं एडमिशन लेता है, उसकी जॉब हो गई, तो वहाँ पे उसका वही मानक नाम चलता है। उसका घर में जो प्यार से चिंटू मिंटू नाम लेते हैं, वो नाम नहीं चलता है। उसी तरह जीवों में, पौधों में मानक नाम होता है उनका। जैसे अगर कोई पौधा है तुलसी, जैसे तुलसी का पौधा है, और भी कोई पौधे, तो अगर हम इनको यहाँ पे जो बोल रहे हैं, तो इसका ये नाम, इसके घरेलू नाम है, कह दें घरेलू नाम है या निक नेम है, तो कुछ भी गलत नहीं है। इनके ये घरेलू नाम है, और अगर इंटरनेशनल लेवल पे इनका साइंटिफिक नाम यानी कि वैज्ञानिक नाम रखा गया है, जो कि जो मानक पद्धति है, जो इंटरनेशनल लेवल पे मानक पद्धति बनाई गई है, उसके आधार पर रखा गया है। ठीक है, मेरी आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो इस प्रक्रिया को क्या नाम पद्धति कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अध्ययन को सरल करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई है। देखिए, जो अगर हम इनकी स्टडी करते हैं तो इजी रहे, इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया है कि वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई है। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है।
पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है, जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN में दिया गया है। देखिए, पौधों के लिए जो वैज्ञानिक नाम का आधार है वो सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है। ये जो नियम बनाए गए हैं ये सभी देशों को, लगभग सभी को मान्य है तथा ये इसकी कसौटी, इसी कसौटी पे खरा उतरने पर ही इन जीवों के ये नाम रखे जाएंगे। तो एक संस्था है जिसको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, शॉर्ट में ICBN कहते हैं, ये काम करती है। और जो ये बॉटेनिकल से आप समझ ही रहे होंगे, बॉटनी हो गई वनस्पति, यानी जो जितनी भी वनस्पतियाँ होती हैं उनका नाम, जंतु वैज्ञानिक नाम कौन रखता है? उनका नाम ICBN रखता है, ठीक है। और अगर हम बात जीवों की करें, प्राणियों की करें, तो उनका नाम रखने वाली संस्था को इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर यानी कि ICZN उनका नाम रखती है, वैज्ञानिक नाम, ठीक है। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम से जान सकें। वैज्ञानिक नाम की गारंटी ये होती है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में कोई भाग, जैसे कोई भी जीव है तो उसका अगर कहीं पे कोई वैज्ञानिक नाम रखा गया है तो इसमें कोशिश ये रहती है कि वो वैज्ञानिक नाम जो उस जीव का रखा गया है वो कहीं और किसी जीव का ना हो। वो नाम मतलब सिर्फ एक ही जीव का हो, रिपीट ना हो। अगर किसी जगह कोई नाम रख दिया गया है तो दूसरी जगह कोई और नाम ना रख दिया जाए, मतलब वर्ल्ड वाइड लेवल में उसका नाम एक ही हो, किसी तरह के कन्फ्यूजन की सिचुएशन ना हो। फिर यह भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का ना हो। जैसे कि हमने बता ही दिया कि एक जीव के दो नाम ना हो, ठीक है। एक जीव का कोई नाम आपने कुछ रख दिया, दूसरे साइंटिस्ट ने कुछ रख दिया, तो ये भ्रम की स्थिति हो जाएगी ना। तो एक ही नाम है, वो वर्ल्ड वाइड लेवल में सब लोग जानेंगे और किसी दूसरे जीव का भी नहीं होना चाहिए। अगर आपने कुत्ते का नाम रखा है तो वही नाम बिल्ली का भी रखते हैं ना, तो ये नहीं होगा। एक जीव का एक ही नाम रहेगा। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, वंशवाद तथा जाति संकेत पद। इस प्रणाली में जिसमें दो नाम के दो घटक होते हैं उसे द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। देखिए, जो नाम रखे गए हैं वैज्ञानिक नाम, इसमें वंशवाद तथा जाति संकेत पद इसके दो घटक हैं। इस दो घटक वाली पद्धति को द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। इस नामकरण पद्धति को कैरोलस लीनियस ने सुझाया था। देखो, कैरोलस लीनियस जो साइंटिस्ट हैं, पिंक कलर से देखिए मैंने जो इसको मेंशन किया हुआ है, इन्होंने इस द्विपद नाम पद्धति के बारे में बताया था। अब हम एक एग्जाम्पल आम का ले रहे हैं, मैंगो का। इसके एग्जाम्पल से हम आपको अपनी बात पूरी समझाने की कोशिश करेंगे। आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को यहाँ पे समझाया गया है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। इस नाम में मैंजीफेरा वंश नाम, जबकि इंडिका एक स्पेसिफिक स्पीशीज अथवा जाति संकेत है। अब देखिए, जो मैंजीफेरा इंडिका है तो इसमें क्या बोला गया कि मैंजीफेरा वंश का नाम, ये मैंजीफेरा जो आप देख रहे हैं वंश का नाम है, और इंडिका जो है एक विशेष जाति का नाम है, ठीक है। मैंजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। मैंजीफेरा है आपके वंश का नाम और इंडिका है एक स्पेसिफिक जाति का नाम। हमेशा याद रखिएगा, जब नाम होगा लिखा होगा तो जो पहला नाम होगा वो वंश का होगा और जो दूसरा नाम होगा वो एक स्पेसिफिक यानी कि एक विशेष जाति का होगा, यानी उसकी जाति के संकेत का पद होगा। नाम पद्धति के अन्य नियम है। देखिए, नाम पद्धति कैसे बनानी है, क्या करना, उसके कुछ नियम बताए गए हैं। जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं। ये जो जैविक नाम लिखा है ना, ये लैटिन भाषा में है और तिरछे अक्षरों में लिखे। जब भी आप ये लिखेंगे तो एक बात हमेशा याद रखिए, इसको थोड़ा तिरछा करके लिखेंगे इंग्लिश में जब आप लिखेंगे। और इनका ओरिजिन चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। भले इनकी उत्पत्ति चाहे जहाँ से भी हो, लेकिन इन्हें लैटिन भाषा की उत्पत्ति समझा जाता है। जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम, जबकि दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। पहला नाम वंश का नाम है, दूसरा जाति को बताता है। और एक बात, जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। देखिए, भी हमने आपको बताया, इनको तिरछा, जब भी आप इंग्लिश में लिखो तो उसको तिरछा लिखें छपाई को, ठीक है। और इनके नीचे लाइन खींच दी जाती है, देख रहे हैं आप, ये रेखांकित कर दिया दोनों को अलग अलग। ये चीज़ ज़रूर करनी है। यह रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। ये करने का जो मेन रीज़न, इससे आपको ये पता चल सके कि ये एक लैटिन वर्ड है, इनकी जो उत्पत्ति हुई है लैटिन में हुई है, इसलिए ये किया जाता है।
पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए तथा जबकि जाति संकेत पद में छोटा अक्षर होना चाहिए। जो पहला नाम हो वो बड़े अक्षर में हो, कैपिटल लेटर में हो, यानी वंश का नाम कैपिटल लेटर में, और जाति का नाम स्मॉल लेटर में हो। जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं और इसे संक्षेप में लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका। देखिए मैंजीफेरा इंडिका, तो यहाँ पे इसकी खोजकर्ता कौन है? लीनियस नामक साइंटिस्ट है। अभी बताया था कैरोलस लीनियस ने इसके बारे में सुझाया था, इसलिए इनके साइंटिस्ट का नाम ब्रैकेट में इस तरह से छोटा लिख दिया गया है। ठीक है, और जो अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो पहला वाला कैपिटल लेटर में और दूसरा वाला जो होगा वो स्मॉल लेटर में लिखेंगे। इसका अर्थ है कि सबसे पहले स्पीशीज का वर्णन लीनियस ने किया था। ये देखिए, इस स्पीशीज का वर्णन सबसे पहले लीनियस ने किया था। सभी ज्ञात जीवों के वर्ग की अध्ययन में सामान्य संवर्ग जैसे जगत, किंगडम, संघ, फाइलम अथवा भाग पौधों के लिए वर्ग, क्लास, गण, ऑर्डर, कुल, फैमिली, वंश, जीनस तथा जाति स्पीशीज का विकास हुआ है। जब भी आप किसी जीव का जब वर्गीकरण करते हैं तो आपने जनरली ऐसे लिखा ही होगा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो ये लिखने का तरीका यहाँ बताया गया है। पौधों तथा प्राणियों में दोनों में स्पीशीज सबसे निचले संवर्ग में आती है। आपको ये बात पता ही होगी, जो स्पीशीज होती है वो सबसे नीचे लास्ट में आती है और ऊपर से किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज, इस तरह का सीक्वेंस रहता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्पीशीज की। स्पीशीज सबसे लास्ट में होती है, सबसे पहले इसी के बारे में बताया गया है। तो स्पीशीज जाति, देखिए वर्ग की अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिकता समानता होती है उसे स्पीशीज कहते हैं। जीवों का जो वर्ग होता है उसमें उसकी मौलिकता यानी कि नेचुरलिटी जो होती है वो समान होती है। नेचुरलिटी से मतलब कि उसमें कोई आर्टिफिशियल बनावट नहीं है, उसको मौलिक है। जो चीज़ ऑथेंटिक होती है ना उसको मौलिक कहते हैं। तो उनकी जो मौलिकता होती है वो समानता होती है, उसे स्पीशीज कहते हैं। हम किसी भी स्पीशीज को उसमें समीपस्थ स्पीशीज से उनके आकारी विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। जो उनके जो स्ट्रक्चर होता है, जो दो स्पीशीज़ होती है उनके स्ट्रक्चर के आधार पर जो उनके स्ट्रक्चर होता है उसका जो डिफरेंस होता है, ठीक है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। इसके लिए हम मैंजीफेरा इंडिका आम, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू तथा पैंथेरा लियो शेर के उदाहरण लेते हैं। इन तीनों नामों में इंडिका देखिए लास्ट का नाम, ट्यूबरोसम लास्ट का नाम तथा लियो ये क्या है? जाति संकेत पद है। ये इंडिका, यहाँ पे ये ट्यूबरोसम और ये यहाँ पर आपका लियो, ये सब क्या है? जाति है। पहला शब्द ये वाला है मैंजीफेरा, सोलेनम और ये पैंथेरा, ये सब क्या है? वंश के नाम है। ठीक है, ये बात यहाँ बोली गई। ये टैक्सा अथवा संवर्ग का भी निरूपण करते हैं। ये टैक्सा का निरूपण करते हैं। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं। कोई भी जीनस होता है उसमें एक से अधिक जातियाँ भी हो सकती हैं, उनके संकेत भी हो सकते हैं जिससे हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं। जो विभिन्न जीवों जिनमें आकारीय गुण समान होते हैं को दिखाते हैं। जो उनमें जाति संकेत पद होते हैं उनके जीवों के जिनका स्ट्रक्चर होता है उनके स्ट्रक्चरल कैरेक्टर कितने समान हैं, कितने अलग हैं, इस बात को दिखाते हैं। उदाहरण, पैंथेरा में एक अन्य जाति संकेत पद है जिसे टिग्रिस कहते हैं। पैंथेरा की एक अन्य जाति संकेत है जिसे टिग्रिस कहते हैं। सोलेनम वंश में नाइग्रम मेलांजिना भी आते हैं। मानव जाति सैपियंस जो होमो वंश में आता है। सोलेनम वंश में नाइग्रम मेलांजिना, ये इसकी इसी प्रकार जैसे इसमें बता ही दिया गया कि आकारी गुण समान होते हैं लेकिन इनमें अन्य जाति संकेत पद पाए जाते हैं। तो ये नाइग्रम मेलांजिना अन्य जाति संकेत पद बता रहे हैं। मानव की जाति सैपियंस है जो होमो वंश में आता है। देखो इसकी जाति सैपियंस है, जैसे मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है तो होमो वंश में आता है और जाति सैपियंस में है, इसलिए मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। होमो क्या है आपका? वंश, सैपियंस क्या है? जाति। बताया पहला वाला वंश होता है, दूसरा वाला जाति होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। वंश, जीनस। अब नेक्स्ट जीनस की बात करते हैं। वंश में संबंधित स्पीशीज का वर्ग आता है जिसमें स्पीशीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीशीज की तुलना में समान होते हैं। देखिए आपको बता ही दिया किंगडम होता है, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज। तो जीनस और स्पीशीज में सिमिलैरिटी पाई जाती है, ठीक है, इसीलिए इनको आसपास रखते हैं। इसके बाद जितनी सिमिलैरिटी कम होती जाती है वो चीज़ों को दूर दूर करते हैं। इसके बारे में और आगे डिस्क्राइब करेंगे। तो जिसमें स्पीशीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीशीज की तुलना में समान होते हैं। हम कह सकते हैं कि वंश
समीपस्थ संबंधित स्पीशीज का समूह है। वंश को हम क्या करते हैं, कह सकते हैं कि जो समीप स्थित जो स्पीशीज होता है उसका एक ग्रुप होता है। उदाहरण के लिए आलू, टमाटर, बैंगन, ये अलग अलग स्पीशीज हैं, लेकिन ये सभी सोलेनम वंश में आती हैं। देखिए आलू, टमाटर और जो बैंगन है ये अलग अलग जातियाँ हैं, लेकिन इनके वंश की बात की तो ये सोलेनम, इनका वंश एक ही है, सोलेनम वंश में आती हैं। शेर, पैंथरा, लियो। अब जैसे हम आपको लिख के दिखाते हैं, क्या बोला है कि सोलेनम वंश में आती हैं। देखिए सोलेनम क्या है, ये वंश है, ठीक है, ये एक वंश है। तो इसमें आलू, टमाटर और ये बैंगन। आलू, टमाटर, बैंगन ये क्या है, अलग अलग स्पीशीज़ है। ये क्या है, स्पीशीज़। ये सब स्पीशीज़ है, ये तीनों अलग अलग स्पीशीज़ हैं, लेकिन इनका वंश एक है। क्या है, वो है सोलेनम। ठीक। इसी प्रकार शेर, पैंथरा, लियो, चीता, पैंथरा पार्डस तथा पैंथरा टिग्रिस, जिनमें बहुत से गुण हैं, वे सभी पैंथरा वंश में आते हैं। ये सभी क्या है, पैंथरा वंश में आते हैं। इनकी जाति लियो, पार्डस, टिग्रिस ये सब अलग अलग इसकी जातियाँ हैं, लेकिन इनका वंश पैंथरा ही है। यह वंश दूसरे वंश फेलिस, जिसमें बिल्ली आती से भिन्न है। बिल्ली क्या है, फेलिस वंश से आती है, उससे भिन्न है। अब नेक्स्ट हेडिंग जो है हमारी कुल फैमिली। अगला संवर्ग कुल है, जिसमें संबंधित वंश आते हैं। जीनस स्पीशीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करती है। आपको हमने पहले बता ही दिया आप लोगों को कि जीनस और स्पीशीज में बहुत समानता होती है, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर की साइड जाती जाएगी इसमें समानता कम होती जाएगी। कुल फैमिली, अगला संवर्ग कुल है, जिसमें संबंधित वंश आते हैं। जीनस स्पीशीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। अगला संवर्ग कुल है, इसमें संबंधित वंश आते हैं। जीनस स्पीशीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। फैमिली के क्लासिफिकेशन का आकार पौधों के कायिक तथा जनन गुण होते हैं। सॉरी, फैमिली के थोड़ा जुकाम हो गया था। फैमिली के क्लासिफिकेशन का आधार पौधों के कायिक तथा जनन गुण है। उदाहरण है, पौधों में 3 विभिन्न वंश सोलेनम, पिटूनिया तथा धतूरा, इनको सोलेनेसी कुल में रखते हैं। पौधों में 3 विभिन्न वंश है, सोलेनम है, पिटूनिया और धतूरा है, इनको सोलेनेसी कुल में रखते हैं। जबकि प्राणी वंश पैंथरा, जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं, को फेलिस बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में रखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर बता दी गई कि 3 जो वंश सोलेनम, पिटूनिया तथा धतूरा, इन सबको सोलेनिक कुल में रखते हैं, सोलेनेसी कुल में रखते हैं। और उनके प्राणी वंश की जब बात की जाती है तो पैंथरा में कौन आता है, शेर, बाघ और चीता, ये सब पैंथरा में आते हैं। और जो बिल्ली है फेलिस में आती है, इसके साथ फेलिडी कुल में रखा जाता है। इनमें समानता नहीं होती, लेकिन कुछ समानता के आधार पर इनको फेलिडी कुल में रख दिया गया है। और इसमें पैंथरा के साथ शेर, बाघ, चीता की समानता है, तो इनको पैंथरा के साथ रख दिया गया है। इसी प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखें तो आपको दोनों में कुछ समानताएं तथा कुछ विभिन्नताएं दिखाई देंगी। देखिए पूरी समानताएं नहीं दिखाई देंगी। अगर पूरी समानताएं दिख जाती तो इनको कुल की जगह इनको वंश और जीनस में रखा जाता। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है उनमें असमानता ही तो आती जा रही, इसीलिए तो उनको ऊपर जाने वाले जो सीक्वेंस हैं वहाँ पर उनको वहीं पर ऐसे ग्रुप्स को रखा गया है, ऐसे जीवों को रखा गया है जिनमें असमानता है, और नीचे उनको रखा गया जिनमें समानता है। उन्हें क्रमशः 2 विभिन्न कुलों कैनिडी तथा फेलिडी में रखा गया है। ठीक है, जो समानता असमानता के आधार पर इनको 2 कुल कैनिडी तथा फेलिडी में रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा गढ़ ऑर्डर। संवर्ग जैसे स्पीशीज़, जीनस तथा कुल समान तीनों लक्षणों पर आधारित है। ऑर्डर में उच्चतर वर्ग होने के कारण फैमिली के समूह होते हैं। देखिए स्पीशीज, जीनस तथा कुल तीनों समान लक्षणों पर आधारित है। ऑर्डर में उच्चतर वर्ग होने के कारण फैमिली के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं, जिसमें एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। इनके जो कुछ लक्षण क्या होते हैं, एक समान होते हैं, और एक जैसे लक्षण फैमिली और
कुल में यानी कि फैमिली में शामिल विभिन्न जीनस की अपेक्षा कम होते जाते हैं। प्लांट का जो फैमिली होती है जैसे कि कॉन्वॉल्वुलेसी, सोलेनेसी को पॉलीसोनियस गण में रखा गया है। कॉन्वॉल्वुलेसी और सोलेनेसी को पॉलीसोनियस गण में रखा गया है। गण यानी कि ऑर्डर, आप लोग को हिंदी में प्रॉब्लम ना हो। इसका मुख्य आधार पुष्पी लक्षण है, जबकि प्राणी कार्निवोरा गण में फैलिडी तथा कैनिडिकुल। इसका जो मुख्य आधार क्या होता है, इसके पुष्पी लक्षण है। जबकि प्राणी कार्निवोरा गण ये पुष्पों का है, यानी कि बॉटनी से रिलेटेड है, और यहाँ पे प्राणियों का है यानी कि जीवों के बारे में है। तो कार्निवोरा गण में फैलिडी तथा कैनिडिकुलों को रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा वर्ग, क्लास। इस वर्ग में संबंधित गण होते हैं। उदाहरण के लिए प्राइमेटा गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बान आते हैं, और कार्निवोरा गण जिसमें बाघ, बिल्ली तथा कुत्ता आते हैं। इनको क्या मैमेलियन वर्ग में रखा गया है। इसके अतिरिक्त मैमेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं। इसमें पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें बोल दी गई, इसमें कुछ ज़्यादा क्लियर करने की ज़रूरत तो है नहीं। तो नेक्स्ट है हमारा फाइलम, वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। फाइलम में क्या क्या आते हैं, इसमें मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी को रखा गया है। इसमें ये वाले वर्ग आते हैं। अगले उच्चतर संवर्ग जिसे संघ कहते हैं यानी कि फाइलम कहते हैं, इनका ये उच्चतर संवर्ग है, इसका निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुणों जैसे नोटोकार्ड तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के होने के आधार पर कॉर्डेटा संघ में रखा गया है। तो इनके जो पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र होता है, इसकी वजह से इनमें नोटोकार्ड पाया जाता है, इसलिए इनको कॉर्डेटा फाइलम में रखा गया है। पौधों में इन वर्गों जिसमें कुछ ही एक समान लक्षण होते हैं को उच्चतर संवर्ग भाग डिवीजन में रखा गया है। जो प्लांट्स होते हैं इनमें वर्गों में कुछ लक्षण ही केवल समान होते हैं, तो इनको उच्चतर संवर्ग यानी कि फाइलम वाले भाग में रखा गया है। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है जगत किंगडम। जंतु के वर्ग की तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम संवर्ग जगत में रखा गया है। देखिए जो वर्गीकी तंत्र है, इनमें सभी संघों के प्राणियों को सबसे पहले शुरुआत होती है वो किंगडम से होती है, तो ये सबसे उच्चतम संवर्ग है। इसमें सभी प्राणियों को उच्चतम संवर्ग यानी कि जगत किंगडम में रखा गया है। जबकि पादप जगत में विभिन्न भाग डिवीजन के सभी पौधों को रखा गया। देखिए जब बात होती है जंतुओं की तो उनको किंगडम में रखा गया है, और जब बात करते प्लांट्स की तो उनको डिवीजन के सभी पौधों को रखा गया है। विभिन्न भाग डिवीजन के सभी पौधों को रखा गया है। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत एनिमेलिया में रखा गया है, और जो सभी प्राणी हैं उनको एक अलग जगत एनिमेलिया में रखा गया है, जिससे कि उन्हें पौधों से अलग किया जा सके। एनिमेलिया में रखने का रीज़न है क्या, इससे पता चले कि ये पौधों से अलग है, ये जंतुओं में आ रहे हैं। पौधों को प्लांटी जगत में रखा गया। भविष्य में हम इन दो वर्गों को जंतु तथा पादप जगत कहेंगे। और जो आपको पता ही होगा कि अब तो हम लोग कहते ही हैं, बल्कि पौधों को प्लांटी जगत में रखा गया है, तो एनिमेलिया को जंतु जगत और प्लांटी को पादप जगत कहेंगे। इनमें स्पीशीज से लेकर किंगडम तक विभिन्न वर्ग की संवर्ग को आरोही क्रम में दिखाया गया है। ठीक है, अभी इस क्रम को हम दिखाएंगे, आपको समझाएंगे। ये संवर्ग हैं, यद्यपि वर्ग की वैज्ञानिकों ने इसे पदानुक्रम में उपसंवर्ग भी बताए हैं। जो संवर्ग है, तो जो वर्ग की वैज्ञानिक है जिन्होंने इसका वर्गीकरण किया, उन्होंने उसको पद के अनुसार, क्रम के अनुसार उपसंवर्ग बताया है। इनमें टैक्सा का उचित वैज्ञानिक स्थान देने में सुविधा होती है। जैसे जैसे हम स्पीशीज से जगत की ओर ऊपर जाते हैं, स्पीशीज से जगत की ओर ऊपर जाते हैं, वैसे ही समान गुणों में कमी आती है। ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दी है। सबसे नीचे जो टैक्सा होगा उसके सदस्यों में सबसे अधिक समान गुण होंगे। जो सबसे नीचे टैक्सा यानी कि स्पीशीज होगा उसमें सबसे अधिक समान गुण होंगे। जो ऊपर के जितने टैक्सा हैं उनमें जैसे ऊपर को जाते जाएंगे उनमें असमानता आती जाएगी। अब देखिए, अब यहाँ पे वही चीज़ पूरी क्लियर की गई है। ये वर्ग की जैसे जैसे उच्चतर संवर्ग की ओर जाते हैं उसी स्तर पर
अन्य टैक्सा के संबंध निर्धारित करने अधिक कठिन हो जाते हैं। देखिए जब ये ऊपर चला जाता है तो किसमें कितनी समानता है ये चीज़ बताना मुश्किल होता जाता है। और जब वो बात नीचे की होती है, जब देखिए ये जाति सबसे नीचे, तो जाति में वंश में बहुत समानता है, फिर इसमें और इसमें समानता है, फिर ये समानता धीरे धीरे करके जैसे ये सीक्वेंस ऊपर जाता है, टैक्सा ऊपर जाता है, ये समानता ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ तक, यहाँ जब नीचे होता है तब तक तो ठीक रहता है, उसको आसानी से इसमें समानता असमानताएं बता ली जाती। ऊपर जाते जाते समानताएं ख़त्म हो जाती हैं। तो हम जीवों को जब रखते हैं, कैटेगरी में बांटते हैं, तो वहाँ पे समस्या होती है। तो इसी के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले वैसे जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऊपर से करते हैं, तो किंगडम, फाइलम या डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, वंश, स्पीशीज, जाति। तो ये इसका पद के अनुसार क्रम लगा हुआ है, आरोही क्रम में, छोटे से बड़े क्रम में। अब यहाँ पे कुछ जीवों का वर्गीकरण करके दिया गया है। वर्ग की सहित कुछ जीव। देखिए मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। इसमें होमोस इसका वंश है, जीनस है, और सैपियंस इसकी जाति है, पता ही है। होमोनिडीज का, आप लोग चाहे तो इसे नोट कर लें, होमोनिडीज का कुल है, और गण है इसका प्राइमेट, वर्ग है मैमेलिया, और संघ है कॉर्डेटा। घरेलू मक्खी हो गई, इसका जैविक नाम है मस्का डोमेस्टिका, वंश है इसका मस्का डोमेस्टिका, इसकी स्पीशीज़ है, फैमिली इसकी म्यूसिडी है, इसका ऑर्डर क्या है डिप्टेरा, क्लास है इंसेक्टा, और इसका डिवीज़न है इसका संघ। चूँकि ये जीव है इसलिए इसमें फाइलम होगा। डिवीज़न जनरली प्लांट्स के लिए होता है। आम का मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इसका वंश है, और इंडिका इसकी स्पीशीज़ है। एनाकार्डिएसी इसकी फैमिली है, सेपेंडिल्स इसकी ऑर्डर है, डाइकोटिलिडनी इसका क्लास है, और एंजियोस्पर्मी इसका डिवीज़न है। बात करें गेहूं की, तो गेहूं का जैविक नाम है ट्रिटिकम वल्गैरिस, और ट्रिटिकम इसका जीनस है, एस्टिवम इसकी स्पीशीज़ है। एक वल्गैरिस भी इसकी स्पीशीज़ है, वो भी ट्रिटिकम के उसके जीनस में आएगी। और इसका जो ट्रिटिकम है इसका जीनस है, बोएसी इसकी फैमिली है, पोएल्स इसका ऑर्डर है, मोनोकोटिलेडनी इसका क्लास है, और एंजियोस्पर्म इसका डिवीज़न है। अब बात करते हैं वर्ग की सहायता साधन, हमारी नेक्स्ट हेडिंग। जीवों की पहचान के लिए गहन तथा आधुनिक उपकरणों से संसाधित प्रयोगशाला तथा प्रयोगशाला के बाहर के पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता होती है। देखिए जब हम जीवों की पहचान करते हैं, इनका जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें इसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसके बारे में बताया गया है कि इसके लिए हमें आधुनिक उपकरण चाहिए, एक विभिन्न प्रकार के संसाधनों से सुसज्जित, यानी कि सारे संसाधन मौजूद हो, ऐसी प्रयोगशाला हो। प्रयोगशाला के बाहर के पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता होती है। प्रयोगशाला का बाहर का जो है उसका पर्यावरण कैसा, उसका भी अध्ययन किया हो, ऐसी हमें आवश्यकता होती है। पौधों तथा प्राणियों के वास्तविक नमूने एकत्र करने आवश्यक होते हैं। इनका उपयोग जीवों के वर्गीकरण में किया जाता है। देखिए हमें जिन पौधों का, जिन प्राणियों का अध्ययन करना है, तो उसके हमें वास्तविक नमूने, यानी कि हमें बल्कि वही चीज़, वही जीव, वही पौधा ज़रूर चाहिए, तभी तो हम उसके बारे में उसका वर्णन कर पाएंगे, उसका वर्गीकरण कर पाएंगे ना। कुछ मामले में नमूने को भविष्य में अध्ययन के लिए परिरक्षित कर लेते हैं। अब देखिए कोई भी जीव है, कोई भी पौधा है, उसका हम अध्ययन करेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि आज हमने किया और उसको उठा के फेंक दिया। तो उन जीवों को हमें भविष्य के लिए भी संरक्षित करना पड़ता है। तो उन जीवों को परिरक्षित करके रख लिया जाता है। जीव विज्ञानियों ने सूचना सहित नमूनों को संचय करने तथा उन्हें परिरक्षित करने की कुछ विधियाँ तथा तकनीक विकसित की हैं। उनमें कुछ का वर्णन किया गया है। तो जीव वैज्ञानिकों ने उनको इन्फॉर्मेशन, उनको कलेक्ट कैसे करना है, उनको परिरक्षित कैसे करना है, उसकी कुछ टेक्निक्स बताई हैं, और उनकी कुछ तकनीक विकसित की गई हैं, जिससे कि, और उनके बारे में इसका वर्णन भी यहाँ पे नीचे कुछ पॉइंट्स के अंतर्गत किया गया है, ताकि हम लोग समझ सकें कि कोई भी पौधे को, कोई भी जंतु को कैसे हमें कलेक्ट करना है, उसका नमूना ले करके उसको भविष्य में कैसे परिरक्षित करना है, क्या क्या तरीके अपनाए हैं, उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हर्बेरियम। तो ये सारी चीज़ें ना हर्बेरियम के अंदर मिलेंगी।
वनस्पति संग्रहालय में पौधों के एकत्र नमूनों को कागज़ की शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। अब आप लोग 11वीं क्लास में हैं तो आपको ये सब करना होगा। आपको क्या होगा, वनस्पति के जो संग्रहालय होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें जिस पौधे के बारे में जिस पौधे क्या बल्कि वहाँ का काम ही यही कि आपको विभिन्न प्रकार के पौधों को नमूने को एकत्र करना है, फिर उसको लेना है। कोई प्लांट, जैसे आपको धनिया का पौधा, हमें धनिया के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो हमने धनिया का पौधा खेत से कहीं से भी मतलब कलेक्ट कर लिया। उसके बाद उसको कागज़ की शीट पर सुखा के दबा के परिरक्षित करके उसको टेप से या ग्लू से आपको मतलब जिससे सुविधा लगे उससे चिपका देते हैं। इन शीटों को विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित कर देते हैं। जो विश्वव्यापी जो इंटरनेशनल लेवल पे जो तरीका बताया गया उसके अनुसार इसको व्यवस्थित कर लिया जाता है। हर्बेरियम की शीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है। फिर क्या हो जाता है, इसकी शीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है। इस लेबल पर पौधों को एकत्र करने की तिथि, ये देखिए जो लेबल लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों लगाया जाता है कि इससे ये पता चल जाए कि आपने उस प्लांट को कब एकत्र किया था, उसका स्थान, उसकी जगह भी आपने कहाँ से, उसकी लोकेशन क्या है, कहाँ से आपने एकत्र किया है, पौधे का जो इंग्लिश नाम क्या है, ठीक है, जो उसको आसपास स्थानीय भाषा में उस पौधे को क्या कहते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम भी लिखते हैं। जैसे जो हमने आपको तरीका बताया ICBN और ICZN जो उसका तरीका है उस आधार पर, चूँकि पौधा है इसलिए ICBN यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ने जो हमें तरीके बताएं उसके आधार पर उसका वैज्ञानिक नाम रखा हुआ है, वो नाम लिखेंगे। स्थानीय नाम, उसको स्थानीय भाषा में लोग क्या कहते हैं, नहीं, जैसे निक नेम हमने आपको पहले बताया मानक नाम वो वाला, उसी तरह स्थानीय नाम निक नेम घर का जो होता है वही उसका स्थानीय नाम लिखना होगा, उसका कुल लिखना होगा, एकत्र करने वाले को किस व्यक्ति ने एकत्र किया उसका, इन सब चीज़ों का विवरण लिखा जाएगा। नेक्स्ट है वनस्पति उद्यान, बॉटनिकल गार्डन। इन विशिष्ट उद्यानों में संदर्भ के लिए जीवित पौधों का संग्रहण होता है। यहाँ पे जीवित पौधों का संग्रह किया जाता है। यहाँ पे पौधे की स्पीशीज को पहचान के लिए उगाया जाता है। पौधे की जो जाति है उसकी पहचान कैसे की, इसको उगाया जाता है। प्रत्येक पौधे पर लेबल लगा रहता है जिस पर वनस्पति क्या है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, उसके कुल का क्या नाम है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी रहती हैं। कुछ प्रसिद्ध बॉटनिकल गार्डन बताए गए हैं। एक है क्यू इंग्लैंड और एक है इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, भारत में हावड़ा में है, तथा नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। ये कुछ फेमस जो हैं बॉटनिकल गार्डन है, इनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है संग्रहालय, म्यूज़ियम। वनस्पति संग्रहालय प्रायः शैक्षिक संस्थानों जैसे विद्यालय तथा कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, म्यूज़ियम जो होते हैं वो शैक्षिक संस्थान हो गए, विद्यालय हो गए, कॉलेज, वहाँ पे इनको स्थापित किया जाता है। संग्रहालय में अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधे तथा प्राणियों के नमूने होते हैं। जो भी पौधे या प्राणी को हमने संग्रह करके रखा हुआ होता है उनके नमूने होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। नमूने परिरक्षित घोल में डालकर जारों में रखे जाते हैं। पौधे तथा प्राणियों के नमूने को सुखाकर परिरक्षित करते हैं। कीटों को एकत्र करने के बाद नमूने परिरक्षित घोल में डालकर जारों में रखे जाते हैं। पौधे तथा प्राणियों के नमूने को सुखाकर परिरक्षित करते हैं। ठीक है, जो पौधे या प्राणियों के नमूने होते हैं उनको सुखाकर परिरक्षित करके रख लिया जाता है। कीटों को एकत्र करके फिर मार दिया जाता है। इसके बाद कीटों को डिब्बों में पिन लगाकर रख दिया जाता है। बड़े प्राणी जैसे पक्षी तथा स्तनधारी को प्रायः भरकर परिरक्षित करते हैं। संग्रहालय में प्रायः प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। जो बड़े प्राणी होते हैं और स्तनधारी होते हैं उनको भर के परिरक्षित कर लिया जाता है, और जो कीट होते हैं उनको मार के डिब्बों में पिन लगाकर रख लिया जाता है। संग्रहालय में प्रायः प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। नेक्स्ट है प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर, जूलॉजिकल पार्क। इन उपवनों में अधिकांशतः वन्य आवासीय जीवित प्राणी रखे जाते हैं। देखिए, जो जूलॉजिकल पार्क है वहाँ पे जीवित प्राणी रखे जाते हैं, आवासीय। इनसे हम वन्य जीवों की मानव की देखरेख में आहार, प्रकृति तथा व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। देखिए, इन सब से हमको क्या पता, उनको कैसा आहार देना है, उनको कैसी प्रकृति में रखना, उनका व्यवहार कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम अध्ययन कर पाते हैं। चिड़ियाघर में सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है।
उनको उनके जो नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पे रखने का प्रयास किया जाता है। इन उद्यानों को प्रायः क्या कहते हैं, चिड़ियाघर यानी कि जूलॉजिकल पार्क कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कुंजी अथवा चाबी। यह एक अन्य साधन सामग्री है जिसका प्रयोग समानताओं तथा असमानताओं पर आधारित होकर पौधों तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। ये एक अन्य तरीका, इससे प्राणियों की सिमिलैरिटीज़ हो गई, डिससिमिलैरिटीज़ हैं, उसके बारे में उनकी प्लांट्स की हो गई, एनिमल्स की हो गई, उनकी पहचान करने में किया जाता है। कुंजी दो विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखाती है। इसके परिणाम स्वरूप एक को मान्यता तथा दूसरे को अमान्यता प्राप्त होती है। पहचान के लिए प्रत्येक वर्ग की संवर्ग जैसे कुल, वंश तथा जाति के लिए अलग वर्ग की कुंजी की आवश्यकता होती है। सबके लिए अलग अलग वर्ग की कुंजी की ज़रूरत होती है। विस्तृत वर्णन को लिखने के लिए नियम पुस्तिका, मैनुअल, मोनोग्राफ जिसमें एक विस्तृत जानकारी उपलब्ध हो, ऐसी पुस्तक तथा सूची पत्र, कैटलॉग एक अन्य माध्यम है। देखिए, अगर थोड़ी जानकारी चाहिए, नियम पुस्तिका को मैनुअल कहेंगे, मोनोग्राफ है उसके बारे में विस्तृत जानकारी मिल जाएगी, ऐसी पुस्तक होती है। और सूची पत्र होती है, कैटलॉग में सब सूची दी होती है। ये सब अन्य तरीके हैं। इसके अलावा ये ठीक प्रकार से आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्पफुल होता है। इससे क्या इसकी जो पहचान करने में मदद मिलती है। फ्लोरा पुस्तकों में किसी क्षेत्र के पौधों तथा उसके वास स्थानों के बारे में जानकारी देता है। फ्लोरा से क्या होता है, प्लांट्स के बारे में जानकारी मिलती है, उसके हैबिटेट के बारे में उसके निवास स्थान के बारे में जानकारी मिलती है। ये उस विशेष क्षेत्र में मिलने वाले पौधों की स्पीशीज़ की सूची देती हैं। और ये जो फ्लोरा होता है उससे पता चलता है कि किस विशेष क्षेत्र में कौन सी विशेष जाति मिलती है। और नियम पुस्तिका मैनुअल से उस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीशीज़ को पहचानने में सहायता मिलती है। और जो मैनुअल होता है उससे क्या होता है, वो जो उसकी पहचान कैसे करनी है, वो जो कोई जाति वहाँ पाई जाती है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे, तो इसकी पहचान करने में मैनुअल की सहायता से हमें मदद मिल जाती है। मोनोग्राफ में किसी एक टैक्सॉन की पूरी जानकारी होती है, और जो मोनोग्राफ होता है वो किसी एक टैक्सॉन के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। तो वीडियो कंप्लीट होता है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि दूसरा वीडियो भी अपलोड हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।